जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 53। आज के लेक्चर में कोई नया टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये है कि इससे पहले आखिरी लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका जो है वो इंटरेस्ट आजकल पढ़ाई की तरफ शायद कम होगा। हाँ जी, वैसे कम, आपका इंटरेस्ट पूरा है, ज़ाहिर है। ये इस बात का सबूत यही है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है। और ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट ज़ाहिर लेक्चर देख रहे हैं, इंटरेस्ट पूरा है, लेकिन फिर भी इसके बाद चूँकि वैल्यू चेन एनालिसिस है, वैल्यू चेन एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, तो वो फिर मैंने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ प्रीवियस जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था उसकी केस स्टडी है और कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। याद है आपको कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी किया था हमने? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। शाबाश शाबाश। तो हमने उसमें बेंचमार्किंग के बारे में पढ़ा था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और केस स्टडी के पॉइंट से मैंने क्या बताया था कि अगर ये कंसेप्ट केस स्टडी में वो टेस्ट करेगा तो क्या पूछता है हमसे, वो कोई भी एक बिजनेस आपको दे देगा और बताएगा इस बिजनेस में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए। कल हमने शायद कोई 2-3 बिजनेस के एग्जाम्पल क्लास में प्रैक्टिस भी की थी, ऐसा ही है। चलिए, घर जाके आपने रीडिंग की होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं, रीडिंग नहीं की या क्वेश्चन नहीं? अच्छा, रीडिंग की है, क्वेश्चन नहीं है। शाबाश, आपने रीडिंग की, आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए स्टार्ट करें फिर। इसका मतलब असाइनमेंट, क्योंकि रिटर्न असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है, खासतौर पे केस स्टडी की, केस स्टडी की। ये ले दो दो, ये ले भाई, एक केस स्टडी की रिटर्न प्रैक्टिस के बगैर एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होती। हमेशा केस स्टडी रिटर्न फॉर्म में किया करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? बेंचमार्किंग क्या करना था? बेंचमार्किंग में हमने अपने बिजनेस को, अपने ऑपरेशंस को, परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ में बेस्ट कंपेटिटर के साथ, बेस्ट एग्जांपल के साथ, कोई एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होता है, ताकि क्या करें, हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे जो प्रोसेस हैं इनमें क्या डेफिशिएंसी है, हम कैसे अपने कंपेटिटर से या जिसके साथ भी आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ किस जगह पे हम उससे पीछे हैं, ताकि डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करें। और फिर उसके बाद जब डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेंचमार्किंग के बाद? हमने उसको इम्प्रूव कैसे करना है। शाबाश, इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। केपीआईज डिसाइड करने हैं और फिर उन केपीआईज को अचीव करना है, मॉनिटर करते रहना है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरनल बेंचमार्किंग, कंपैरेटर बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, जिसे प्रोसेस बेंचमार्किंग या एक्टिविटी बेंचमार्किंग भी कहते हैं। अल्टरनेट नेम्स आपने जरूर याद रखने हैं, क्यों भला, एग्जाम में कोई अल्टरनेट नेम के साथ भी पूछ सकता है। और लास्ट है कस्टमर बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होती है बताइए और इसकी एग्जांपल दीजिए। अपने ही कंपनी के किसी एक डिपार्टमेंट को या ब्रांच को किसी दूसरे डिपार्टमेंट, ब्रांच, डिवीजन के साथ कंपेयर करना, ठीक है। और कंपैरेटर बेंचमार्किंग क्या है? अपनी कंपनी के प्रोसेस को अपने बेस्ट कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करना, ठीक है, और देखना कि कहाँ पे हमारा कंपेटिटर हमसे आगे है, ठीक है, उस गैप को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको कवर करने की कोशिश करना। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग किसे कहते हैं? ऑपरेशनल बेंचमार्किंग कंपेटिटर बेंचमार्किंग में दोनों में फर्क क्या है? कंपैरिजन दोनों में करते हैं। कंपेटिटर बेंचमार्किंग में सेम इंडस्ट्री है, और जो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में डिफरेंट इंडस्ट्री है, जो कि वही प्रोसेस फॉलो कर रही है, वही एक्टिविटी फॉलो कर रही है जो हमारी इंडस्ट्री कर रही है। बात का ऐसा होता है ना, इंडस्ट्री डिफरेंट है लेकिन प्रोसेस सेम है, ठीक है। जैसे वो पिज्जा डिलीवर करने वाले और कोरियर वाले, लेटर डिलीवर करने वाले, इंडस्ट्री डिफरेंट है, एक्टिविटी सेम है। भाई कस्टमर के घर जाके कोई चीज़ उनको डिलीवर करनी है, और फिर वो बुक स्टोर करना, या वो एग्जांपल दी थी आपको, शूज स्टोर करना, जूते स्टोर करना, ठीक है, इंडस्ट्री डिफरेंट है, एक्टिविटी जो है वो मिलती जुलती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंडस्ट्री डिफरेंट होने के बावजूद एक्टिविटीज या प्रोसेस सेम होता है। तो जब हम किसी डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ अपने प्रोसेस को कंपेयर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम? ऑपरेशनल बेंचमार्क। और कस्टमर बेंचमार्किंग क्या है? कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के साथ, जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, ताकि एवेल्युएट किया जाए कहाँ पे हम अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को अचीव कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्किंग है। क्वेश्चन 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ज्यादा अहम है। इसके 3 पार्ट्स हैं।
सबसे पहले आइडेंटिफाई मॉडल और टेक्निक दैट यू माइट यूज टू कैरी आउट एन एनालिसिस ऑफ एंटिटी एंड इट्स एक्टिविटीज, एन एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, और शायद पांचवा भी कोई पॉइंट था, वो काट दीजिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पांचवा पॉइंट सिलेबस में नहीं है, पहला पॉइंट अभी हमने किया नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसी को कवर करना है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन का ज्यादा हिस्सा जो है, खासतौर पे जो केस स्टडी है, वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर से रिलेट करता था, इसीलिए मजबूरन हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ा। पांचवा हिस्सा काट दीजिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं, और पहले वाला पार्ट जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या। कह रहा है आइडेंटिफाई मॉडल और टेक्निक्स दैट यू माइट यूज टू कैरी आउट, कहता है ये आपने एनालिसिस करना है, बताइए कौन सा मॉडल आप यूज करेंगे इन एनालिसिस को कैरी आउट करने के लिए। एनालिसिस ऑफ एन एंटिटी एंड इट्स एक्टिविटीज, भाई वो कौन सा मॉडल है जिसमें हम किसी कंपनी के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनकी एक्टिविटीज का एनालिसिस करते हैं। किसका? कंपनी के अंदर जो इसकी एक्टिविटीज हो रही हैं उनका, ये कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? एक कंपनी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको क्लासिफाई कीजिए और हर एक्टिविटी में देखिए कि क्या वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं। अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है तो रिकमेंड कीजिए कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है कि किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना और फिर उन एक्टिविटीज को रिव्यू करना कि क्या वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं, और अगर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म नहीं हो रही तो फिर सजेशन देना। ये क्या कहलाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें लफ्ज़ चेन से क्या मुराद है? चेन से मुराद एक्टिविटीज है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे एक जंजीर होती है ना, वो एक कड़ी दूसरे से जुड़ी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज को एनालाइज करना वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या सीखेंगे हम कि किसी भी कंपनी के अंदर मेजर एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैं आपसे कहूँ एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटी आप कहें? सर परचेजिंग की एक्टिविटी है, ठीक है, असेंबलिंग की एक्टिविटी है, यानी असेंबलिंग से मुराद क्या है? उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, फिर उसको डिस्पैच की एक्टिविटी है, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी है, ठीक है, स्टोरेज की, ये सारी एक्टिविटीज है। तो हमने वैल्यू चेन एनालिसिस में इन एक्टिविटी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कौन सी एक्टिविटी अप टू द मार्क है और कौन सी एक्टिविटी में कहीं कोई डेफिशिएंसी है। जहां डेफिशिएंसी होती है वहां पर इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये कहलाता है वैल्यू चेन एनालिसिस, कि चेन यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटी का एनालिसिस करना और देखना कि ये कहाँ पे वैल्यू ऐड की जा सकती है। जहां पे मजीद कोई वैल्यू ऐड की जा सकती है वहां पे सजेशन देनी होती है। ये वैल्यू चेन एनालिसिस। डन? कुछ बेसिक कंसेप्ट डेवलप हुआ वैल्यू चेन एनालिसिस का। और कुछ भी जहन में ना आए ना, तो जब कभी वैल्यू चेन एनालिसिस आए आपके जहन में आ जाए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एनालिसिस। कंपनी जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रही है उसका एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? एक्सटर्नल के इंटरनल? ये जो एनालिसिस ऑफ एंटिटी एंड एक्टिविटीज है, ये कौन सा एनालिसिस है? ये तो इंटरनल है। और ये एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर सिर्फ एनालिसिस करने हैं। कौन से वाला मॉडल है? दो एग्जांपल दे रहा हूं, पेस्टल के स्वॉट। पेस्टल और स्वॉट में फर्क क्या है? हाँ शाबाश, स्वॉट में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, और पेस्टल में सिर्फ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मुझे बताइए जरा, एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या ख्याल है आपका? सिर्फ एक्सटर्नल को पूछ रहा है कि इंटरनल को भी? एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल को। ये पेस्टल एनालिसिस होगा। इसमें एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए कौन से वाला मॉडल सूटेबल है? एक्सटर्नल। इंडस्ट्री एनालिसिस, ये तो पक्का होगा आपको। इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, कौन सा मॉडल यूज करें? स्वॉट इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं होता, वो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए यूज होता है। नहीं, ये अगर ये भी नहीं बताएंगे फिर तो मुश्किल है भाई। नहीं नहीं नहीं, अब तुक्के चलाई जाएंगे, कहीं ना कहीं ना कुछ ठीक हो ही जाएगा। जस्टिफिकेशन भी देनी है। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालाइज करना है किस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, किस इंडस्ट्री में कम है, किस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है, किस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है। क्योंकि जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा हुआ वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, वहां नहीं जाना। जिस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हुआ
वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे जाना है। हिंट दे रहा हूं, बताए पोर्टर 5 फोर्सेज मॉडल भूल गए? क्या करते थे उसमें? इंडस्ट्री एनालिसिस नहीं करते थे। ये गलत बात किया, ये आपने जो सही फौरन नहीं ना बताया आपने। स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू कंपेटिटर्स। स्ट्रेटजिक पोजीशन, अपनी पोजीशन, हम कितने पानी में हैं, हमारे पास क्या प्लस है क्या माइनस है। शॉर्ट एनालिसिस, प्लस माइनस है, पहुंच गए आपने, ये लफ्ज मुझे बोलना चाहिए था। ठीक है, पोजीशन तो इसी को कहते हैं ना, अपनी पोजीशन, हमारी पोजीशन किस जगह पे खड़े, क्या एक्टिविटीज गुड है क्या। तो ये उसने आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा है ताकि आपको पता चल जाए कि किस बेसिकली किस मॉडल का एग्जैक्ट पर्पस क्या है। नेक्स्ट भाई आगे चले, इसमें कोई डिस्कशन। व्हाट मेजर्स माइट यू यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग। हाँ, एक मसला मैं आपको बताता हूं, आपने मुझे इसका हल बताना है। हमारी एक कंपनी है, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने फर्ज कीजिए कि 25 लाख रुपया लिया है मार्केटिंग के लिए। अब मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। 25 लाख का बजट रिलीज हो गया, मैं कैसे जान सकता हूं कि जो उन्होंने मार्केटिंग की है 25 लाख रुपया खर्च किया है, ये इफेक्टिव रहा है, ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी रही है कि फ्लॉप रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये पहले समझे, क्वेश्चन में यही पूछ रहा ना, व्हाट मेजर्स माइट यू यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केट भाई यही पूछ रहा है ना कि आपने मार्केटिंग की, वो इफेक्टिव रही कि नहीं रही, कैसे पता चलेगा। सेल्स इंक्रीज हो, ये एक कम से कम 5 मेजर्स आपने मुझे बताने हैं, कम से कम 5, 3 तो जरूर बताए ना, बाकी फिर 2 मिलजुल के कर लेंगे। पहला डायरेक्ट मेजर, सेल की, भाई बिफोर मार्केटिंग कितनी सेल थी, आफ्टर मार्केटिंग कितनी सेल। आगे चले, ग्रोथ हुई है कि नहीं, शाबाश, हालांकि सेल्स इंक्रीज और ग्रोथ, लेकिन फिर हमारा मार्केट शेयर कितना, यूं कह ले, अगर हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है तो उसका मतलब है स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है, शाबाश। ब्रांड की अवेयरनेस कितनी है, ये कोक पेप्सी आपके ख्याल में इतनी हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या इनकी सेल बढ़ती होगी? सेल कहाँ बढ़ती है, हमारा बच्चा बच्चा तो हमारा कोक पेप्सी पी रहा है, सेल कहाँ बढ़नी है। तो मकसद क्या होता है इनका, ब्रांड अवेयरनेस, हाँ जी, ट्रेन करना। ब्रांड अवेयरनेस भी एक मार्केटिंग का पर्पस होता है। कस्टमर नहीं भी आया ना, उसके जहन में हो ब्रांड था। एक जमाने में किसी का पढ़ा, पता नहीं बात सच है कि झूठा है, वो आपको पता है, नेट पे कोई सोर्स रिलायबल नहीं होता। बिल गेट्स से किसी ने, बड़ी पुरानी बात है, 15 साल 20 साल पहले मैंने पढ़ी सुनी थी। बिल गेट्स से किसी ने पूछा, भाई ये जो एशियन कंट्री है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश, यहाँ पे आपकी जो विंडो है ना, इसके पायरेटेड एडिशन जो यूज होते हैं, पुराने जमाने में तो एक की होती थी सीरियल की, वो लोगों ने जबानी याद की होती थी वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आप इधर कोई एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते, कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकली मेजर्स या लीगल मेजर लीजिए कि लोग ना किया करें। उन्होंने कहा उधर मेरी लोग पहचान रहे हैं ना बिल गेट्स कौन है, विंडो, मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरी जो इनकम है वो वेस्टर्न कंट्री से अच्छी खासी डेटा जनरेट हो जाती है। तो बाज़ औक़ात लोगों का मकसद ये नहीं होता कि वाकई पैसे भी आए हमें, बाज़ औक़ात लोगों का मतलब सिर्फ ये होता है कि रिकग्निशन हो, ब्रांड अवेयरनेस हो। देखिए ब्रांड अवेयरनेस है, अब वही मैं मतलब मैं क्या बताना, आप भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में पायरेटेड एडिशन यूज़ किया हुआ, नहीं इतना होता था। लेकिन अब चूंकि मैं उसका आदी हो गया, मैं जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैंने कहा नहीं, अब पहले मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब अफोर्ड कर सकता हूं। अब उस अवेयरनेस की वजह से कुछ अरसे के बाद, फौरी नहीं सही, कस्टमर कन्वर्ट हो गया। अब मैं जब भी यूज़ करता हूँ हमेशा लाइसेंस वर्जन यूज़ करता हूँ। जैसे नया लैपटॉप ले, उसमें बिल्ट इन जेन्युइन ही विंडो आती है, अगर ना भी हो तो कितने 5-6 हज़ार में आपको लाइसेंस मिल जाता है फॉर लाइफ, यूज़ कर। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस। तो बाज़ औक़ात सेल, मार्केटिंग से सेल डायरेक्टली नहीं बढ़ती, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, फ्यूचर में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे, वो आपने शायद देखा होगा, गूगल ने वो 15 मंथ का स्टूडेंट्स के लिए फ्री पैकेज दिया है, वो 1 महीने का, जो कि $20 का है पर मंथ। एक समझ लीजिए गूगल प्रीमियम सर्विस, एआई की प्रीमियम सर्विस है, और वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है 15 मंथ तक। और अक्सर कंपनीज जो है ना, खासतौर पे आईटी बेस्ड कंपनी, स्टूडेंट्स के लिए फ्री या वेरी डिस्काउंटेड पैकेज देती है। कैनवा जो है, ये अगर आप देखिए, ये भी स्टूडेंट्स के लिए गालबन शायद फ्री है, ठीक। तो ये क्यों करती हैं कंपनीज ऐसा, किस ब्रांड अवेयरनेस के लिए। यही स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना,
तो फिर वो चूंकि उन्होंने सीखा होगा काम, वो कहेंगे सर अब तो हमने काम ने सीख लिया हुआ है, अब सॉफ्टवेयर डिफरेंट तो यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ब्रांड अवेयरनेस बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, और क्या होता है मार्केटिंग का ये कैसे पता चल सकता है इफेक्टिव है? सेल्स बढ़ गई, 3 में से आपने बता दिया, सेल्स बढ़ गई, शेयर बढ़ गया, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो गई, और ऑनलाइन कितनी क्वेरीज आ रही है, शाबाश। हाँ, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक क्या होता है? क्या आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने क्लिक किया, क्या इस तरीके की कैलकुलेशन होती है? जैसे होता है ना आपके यूट्यूब के ऊपर एनालिटिक्स आते हैं, कितने लोगों ने व्यू किया, कितनी देर व्यू किया, डिटेल, वैसे ही गूगल एनालिटिक्स आप जो कैंपेन चलाते हैं उसके एनालिटिक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स से आपको अंदाजा हो जाएगा इफेक्टिवनेस का, कितने लोगों ने आपके जो भी वेबसाइट है या जो भी चीज़ है जिसको आपने प्रमोट किया है, विजिट किया है। इसके अलावा एक होता है, जैसे होता है ना रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट, कितनी इक्विटी पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये रिटर्न ऑन इक्विटी। उसका आता है रिटर्न ऑन एडवर्टीजमेंट, रिटर्न ऑन मार्केटिंग, क्या कितना मार्केटिंग हो तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर रिटर्न ऑन मार्केटिंग का बजट बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ा है तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही है। ये कुछ मैयर्स यूज करते हैं, लेकिन बेहतरीन मैयर्स 3 वो आपने बता दिए, क्या? सेल बढ़ना, मार्केट शेयर बढ़ना, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होना, बेसिकली यही 3 ऑब्जेक्टिव बड़े। डन? क्या चीज? हाँ बिल्कुल, सेल्स, बिल्कुल वही कितनी मार्केटिंग पे, बेसिकली मार्केटिंग का और सेल्स का रिलेशनशिप हम कर रहे हैं, वो सेल्स अलग डिपेंड, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिपेंड कर बेस बना सकते हैं कि कितने मार्केटिंग बजट पे आपका प्रॉफिट कितना होता है। मार्केटिंग का बजट बढ़ा तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन मेन 3 फैक्टर्स आपने याद रखने जो हमने इनिशियली डिस्कस कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट है केस स्टडी। जरा फिर से बताइए, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की केस स्टडी वो कैसे पूछता है, क्या बताया था? आपको कोई भी कंपनी दे देगा, आपने देखना उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है कि साइंस है, पहले ये बताएं। आर्ट। और मैथ क्या होता है, आर्ट या साइंस? साइंस। अच्छा, फर्क क्या भला दोनों में? साइंस हमेशा सेम रिजल्ट देती है, सेम प्रॉब्लम सेम रिजल्ट, यही सिखाया जाता है ना। 2 + 2 हमेशा 4 होगा, 5 हुआ वो भी गलत, 3 हुआ वो भी गलत, ऐसा ही है। आर्ट में क्या होता है, प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम का क्या हमेशा सेम प्रॉब्लम का सेम सोल्यूशन होगा? नहीं, डिफरेंट प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में आए बिजनेसमैन कुछ और करेगा, सेम प्रॉब्लम यूएसए में आए बिजनेसमैन कुछ और करेगा, स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, लोगों के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, लीगल एनवायरनमेंट के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक, ऐसा ही है। ओके, इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ भला, ये जो बिजनेस करना है, ये मैनेजमेंट करना है बिजनेस की, ये साइंस है कि आर्ट है? तो इसका मतलब क्या हुआ भला? सेम प्रॉब्लम सेम केस स्टडी जब आएगी, किसी स्टूडेंट का आंसर कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा। जब आंसर डिफरेंट होंगे तो कौन सही कौन गलत? एग्जैक्टली, सारे सही भी हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं। सिर्फ सजेस्टेड सॉल्यूशन से आंसर डिफरेंट होना अकाउंटिंग के पेपर में कंफर्म गलती है, लगभग कंफर्म गलती, लेकिन मैनेजमेंट के पेपर में ये गलती नहीं है, ये डिपेंड करता है। हो सकता है आपने बिजनेस का कोई ऐसा सोल्यूशन दे दिया हो जो गिवन सोल्यूशन से ज्यादा एफिशिएंट हो, पॉसिबल है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मैंने इसलिए स्टार्ट में आपको ये बता रहा हूं, कैंट में जब हम डिस्कशन करेंगे ना, आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन सारी पॉसिबिलिटी हम सोल्यूशन में डिस्कस नहीं कर सकते। जो मोस्ट ऑब्वियस होती है 2-3 वो डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन, बाकी अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, वो फिर मैं उसको चेक करूंगा कि वो ठीक बात आ रही है जहन में कि नहीं आ रही। डन? तो जो तीसरे वाला ये बेसिकली केस स्टडी है, छोटी सी केस स्टडी है, जिसमें उसने आपको एक बिजनेस प्रॉब्लम दी है और आपसे उसका सलूशन मांग रहा है। क्या एक बिजनेस मैनेजर को प्रॉब्लम, उसका काम सिर्फ इतना है कि सीनियर को प्रॉब्लम बताए, कि सलूशन बताना भी उसका मकसद है? अच्छा मैनेजर हमेशा याद रखे, जिंदगी में कभी आप अपने सीनियर को कोई प्रॉब्लम देने जाएं ना, बताने जाएं, उसका कम से कम एक प्रपोज सलूशन अपने जहन में सोच के जरूर जाए, ठीक है? जब कभी प्रॉब्लम आए साथ में सलूशन भी, अच्छा मैनेजर वही समझा जाएगा जो सिर्फ प्रॉब्लम लेके आता है ना, हालांकि प्रॉब्लम जेन्युइन होती है और उस बंदे का कसूर भी नहीं है, लेकिन वो बंदा अच्छा है ना। पुराने जमाने में आपको याद है बादशाह को बुरी खबर देता था, क्या करता था बादशाह? उसका थोड़ी कसूर होता था, वो तो सिर्फ खबर देने वाला है, और जो अच्छी खबर देता था बादशाह के कहते
वो बादशाह क्या करता, उसका मुंह मोतियों से भर दिया करता था। यार कहानियों में ऐसे क्यों, उसका थोड़ी कुछ, उसने थोड़ी कुछ किया, सिर्फ खबर दे। तो याद रखे जब आपने कोई बुरी खबर देनी है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो साथ ही उसका सोल्यूशन भी प्रपोज करना है, कम से कम आपके ज़हन में हो। मैनेजर उस बंदे को लाइक करते हैं जो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी दे, और कोशिश करनी है बुरी खबर हो ना खुद ना कभी दें, पहला असूल यही है। और जब आपके सामने आए तो फिर आप सोल्यूशन भी प्रेजेंट करें। बहरहाल आगे चलते हैं। मेयर ऑफ कैपिटल सिटी वांट्स टू इंप्रूव द रोड ट्रैफिक सिचुएशन इन द सिटी बाय रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम तो वाकई ये तो हर बड़े शहर का मसला है, दुनिया के हर मुल्क के हर बड़े शहर का मसला है ट्रैफिक प्रॉब्लम। एट द मोमेंट there are frequent traffic jams and transport times through the city. There are frequent traffic jams and transport times through the city are very slow. कह रहा है बहुत से ट्रैफिक जैम है और ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बहुत ही स्लो चलती है। ट्रैफिक स्लो है और बहुत सी जगहों पे ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। ये तो हमारे लाहौर कराची की सिचुएशन ही नहीं है। अच्छा, क्या पूरे दिन में ऐसी सिचुएशन रहती है? कुछ पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स कौन से होते हैं भला? सुबह का स्कूल टाइम, ऑफिस टाइम, और शाम का छुट्टी टाइम ऑफिस का। यानी मैंने कैलकुलेशन की है, डिफरेंट टाइम में घर जाते हैं ना, तो कैलकुलेशन में करता था कि कितने वक्त में घर पहुंचते हैं। तो अगर जो बिजी पीक आवर्स होता है ना, जैसे 4 बजे से शुरू हो जाता है, कैलकुलेशन मैंने की थी 8 बजे तक रहता है, उसमें अगर आप निकले ना तो आप आधे घंटे में अगर घर जाते हैं। तो अगर आप 10 बजे के बाद निकलें तो आप 12 से 13 मिनट में घर पहुंच जाते हैं। यानी पीक आवर्स में टाइम डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसी से मैंने फैसला किया था कि जब अगर या तो 4 बजे से पहले या 8 बजे के बाद, वही टाइम जो सड़क पे गुजरना है वो बंदा कुछ पढ़ ले। बहरहाल, तो मेयर इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट डिलेज टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड टैक्सीज। मेयर बहुत परेशान है, गवर्नर बहुत परेशान, सीएम बहुत परेशान है। उधर का सीएम क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो हमारे शहर में, हमारे प्रोविंस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ये इसमें बहुत ज्यादा डिलेज है। मसला का नोट करते हैं या डिलेज को अंडरलाइन करें, ट्रैफिक जैम को अंडरलाइन करें, डिलेज को अंडरलाइन करें, मसाइल को। क्यों भला? क्योंकि बाद में जब आपने हल प्रेजेंट करना है ना, तो वो हल वाकई ही सही साबित हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हाँ, इन पैरामीटर से ये केपीआईज बनेंगे बाद में। तो प्रॉब्लम क्या क्या है? फ्रीक्वेंट ट्रैफिक जैम, इसको अंडरलाइन करें, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट टाइम्स, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगता है। द मेयर इज पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट डिलेज टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। डिलेज हो रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह में, यानी डिपार्चर टाइम कुछ हो रहा है, एक्चुअली किसी और टाइम पे डिपार्चर हो रहा है। ही इज डिस्कसिंग विद हिज रोड मैनेजमेंट कमेटी ए स्ट्रेटजी टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी। प्रॉब्लम समझ आ गई आपको क्या है? चलिए अब आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। पहला, suggest to critical success factors that might be used for developing the strategies to reduce road congestion। अच्छा, पहले 1 मिनट हरे, और साथ में कह रहा है suggest to strategy for achieving success in these area। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं? रोड प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई की है इसको रिड्यूस करने के लिए, क्रिटिकल ट्रैफिक प्रॉब्लम्स रिड्यूस करनी है। आप बहुत से सजेशन दे सकते हैं। जैसे मैक्सिमम सजेशन क्या हो सकती है? पहले हम मैक्सिमम, ये क्वेश्चन से हटके डिस्कशन कर रहा हूं। ट्रैफिक प्रॉब्लम को उसने बता दिया, इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? इन्वेस्टमेंट करें। ट्रैफिक पे से क्या मुराद है? रोड्स को, रोड साइज जो है वो इंक्रीज करें। शाबाश। सिग्नल, एफिशिएंट सिग्नल इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि ट्रैफिक लोड के हिसाब से ऑपरेट हो। अभी तो होता है ना फिक्स टाइम होता है, भाई ट्रैफिक है या नहीं है, 20 सेकंड का गैप है तो 20 सेकंड बाद ही ग्रीन होना है, ठीक है। ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए सिग्नल कि अगर ट्रैफिक 5 सेकंड की है तो वो 5 सेकंड के लिए ओपन हो, ताकि दूसरे बिला वजह, आपने देखा ना बाजू का ऐसा होता है रात को कोई टाइम बाय कुछ कोई भी नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी सिग्नल जो है वो अपने टाइम पे ऑन ऑफ हो रहा है, वही जो मॉर्निंग का टाइम है। आपने ऑब्जर्व किया है कभी ये? हाँ, 2 बजे के बाद वो सिग्नल फ्री हो जाती हैं रोड्स, लेकिन उससे पहले तो एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए लाइटिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये भी ठीक है। रोड इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, नंबर ऑफ रोड्स को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना, ये भी ठीक है, करेक्ट। और
रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना स्ट्रिक्ट, उनके ऊपर कंप्लाई, ये भी ठीक है। फ्लो को ऑप्टिमाइज करें, कैसे ऑप्टिमाइज करें? स्मॉल व्हीकल्स के लिए अलग रोड हो और हैवी व्हीकल्स के लिए अलग हो, या हैवी व्हीकल्स को जैसे लाहौर में होता है रात 12 बजे के बाद आने की इजाजत दी जाए, ऐसे मैनेजमेंट की जाए। यहाँ एक और जो क्या है वो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में, क्या अलग से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसके लिए अलग से लाइन लेन बनाई जाए। ठीक है, लाहौर में अलग से लाइन लेन बनाई ना, फिरोजपुर रोड से ऊपर से गुजरती है जो अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग, ताकि जो छोटी गाड़ियों की वजह से कहीं पे ट्रैफिक जाम हुआ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और लोगों में अवेयरनेस की क्रिएट की जाए कि वो जो है एक हर पर्सन अलग अलग गाड़ी पे ना आए, बल्कि एक ही इलाके से अगर लोग आ रहे हैं तो मिलजुल के शेयर कर लें, राइड शेयर कर लें, राइड शेयरिंग को प्रमोट किया जाए, ये भी बिल्कुल ठीक है। सक्सेस और क्या सक्सेस फैक्टर है? फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह, बिल्कुल ये सारे सक्सेस फैक्टर। अब आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से दो वो कौन सी चीजें जो सबसे अहम है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमने ये बोला था ना, वो सक्सेस फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन से? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना कैसे? अलग रोड बना के, शाबाश। एक ये आपने क्रिटिकल, और क्या क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है? एफिशिएंट सिग्नल सिस्टम हो। चलिए ये ठीक है, ये दो बिल्कुल। क्या ये आपके प्रॉब्लम का पॉसिबल सोल्यूशन है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट के ख्याल में डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आ रहे होंगे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। एग्जाम में उसे सिर्फ ये देखना है कि इस मसले का हल कर रहा है कि नहीं, जो आप सक्सेस फैक्टर बता रहे हैं वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कितना ज्यादा अहम है कितना कम अहम है इससे कंसर्न अमूमी तौर पे नहीं होता। तो अगर आपके जहन में सेम प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन आ रहा है, वो भी करेक्ट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर माना जाएगा। एग्रीड? तो बताइए पहले समझ आया कि नहीं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं सजेस्ट 2 स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग सक्सेस इन दीज एरियाज। ठीक है, तो बताइए अब ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी है, इसकी स्ट्रेटजी बताइए क्या होगी? ये इन इटसेल्फ एक स्ट्रेटजी ही है सक्सेस फैक्टर कि ये काम करना है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये बताएं। ट्रैफिक में हाउ टू कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे, सिग्नल के जरिए से, बताइए। एफिशिएंट सिग्नल सिस्टम, शाबाश। एफिशिएंट सिग्नल सिस्टम को डिफाइन कर दें थोड़ा सा। हाँ, पीक आवर्स में इंटेलिजेंट सिस्टम हो जो पीक आवर्स में डिफरेंट टाइमिंग फॉलो करे, और जो ऑफ पीक आवर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइमिंग, यानी ट्रैफिक के फ्लो के हिसाब से वो ऑपरेट हो रहा हो, सिग्नल ऑपरेट हो रहा हो, फिक्स टाइमिंग के लिहाज से नहीं। अक्सर जो आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे वो क्या होते हैं, फिक्स टाइमिंग के लिहाज से ऑपरेट, भाई इतने सेकंड के बाद इसने ग्रीन होना है, फिर इतने सेकंड के लिए रेड होना है, फिक्स होते हैं। लेकिन हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसा सिस्टम होना चाहिए? एफिशिएंट, इंटेलिजेंट। कैसे इस एफिशिएंट या इंटेलिजेंस को डिफाइन करें? हाँ, टाइम चेंज हो जाए फॉर एग्जांपल पीक आवर्स में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी तो यही इन्होंने रूल लगाया हुआ है। ये वापडा ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, वो पीक आवर्स क्या होते हैं हमारे, शाम 5 बजे से लेकर 10 बजे तक बिल ज्यादा आता है, वो यही है भाई। उधर अगर ये इसका इंटेलिजेंस सिस्टम जो डिफरेंट सिस्टम लग सकता है तो ट्रैफिक के लिए क्यों नहीं लग सकता? अच्छा, और दूसरा कौन सा था हमारा, आपने बताया था? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे हम स्ट्रेटजी बताइए कैसे अचीव कर सकते हैं? हाँ, अलग लाइन एंड लेन बना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नंबर ऑफ व्हीकल्स को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज होंगे तो जाहिर है, और इम्प्रूव्ड होंगे तो लोग प्राइवेट कम ट्रैवलिंग करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोगों का प्राइवेट सिस्टम के ऊपर इतना एतबार नहीं होता जितना के पब्लिक सिस्टम के। ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी, हॉस्पिटल्स में भी, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी यही हिसाब है। ये तो पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज है ना, इनमें कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होती हैं जिनकी वजह से जो सरकारी महकमे होते हैं, हालांकि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही होती है ना, तो बाज़ औक़ात इनकी परफॉर्मेंस आप देखिए प्राइवेट सिस्टम के ऊपर बंदों का ज़्यादा रिलायंस है। मेडिकल हो जाए, एजुकेशन हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि हाँ, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या दूसरे सिस्टम होते हैं उनके परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होती है।
तो इम्प्रूव कर दीजिए। चलिए ये हमने सजेशन भी दे दी। क्या, जरा मुझे दोबारा से बताइए, भूल गया क्या 2 स्ट्रेटजी आपने बताई? पहली स्ट्रेटजी आपने एक पहले सजेशन क्या दी थी, उसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या था? ट्रैफिक मैनेजमेंट। सजेशन क्या दिया आपने कि ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए जो ट्रैफिक फ्लो के लिहाज से ऑपरेट करे और उसके मुताबिक टाइमिंग जो है उसको कंट्रोल करे। और दूसरा सजेशन क्या दिया आपने? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को है उसको इम्प्रूव किया जाए। और कैसे इम्प्रूव किया जाए? नंबर 1, लाइन एंड लेन सेपरेट कर दें। नंबर 2, व्हीकल्स को इंक्रीज कर दें। और नंबर 3, जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें। बस सजेशन देनी है ना। ये 2 स्ट्रेटजी होगी। फिर थर्ड, फॉर ईच क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर सजेस्ट ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर सेटिंग ए मेजरेबल टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट द टारगेट। क्या कह रहा है कि केपीआई डिसाइड करो। क्या आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई में फर्क पता है? ये अगर आपको ये चीजें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, स्ट्रेटजी, केपीआई, इनमें फर्क नहीं पता होगा ना, तो तीनों रिक्वायरमेंट्स में आपको ये भी समझ नहीं आएगी किस रिक्वायरमेंट में पूछ क्या रहा है। केपीआई क्या है? केपीआई में और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में क्या है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में जनरल बात करते हैं हम, क्या इंप्रूव करें इस चीज को। केपीआई में क्या करेंगे? बेंचमार्क टूल बनाना है जिससे पता चले कि वाकई एक्चुअली इंप्रूव हुआ है कि नहीं, क्वांटिफिकेशन करनी है उसके। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या आपने इस रोड वाली प्रॉब्लम का बताया था? नंबर 1, एक आपने बताया ट्रैफिक का, ट्रैफिक से इंप्रूव। केपीआई क्या है इसका? केपीआई क्वांटिफाइबल मेजर। कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है वो पहले से इंप्रूव हुआ है कि नहीं? हाँ जी, ट्रैफिक जैम चेक करेंगे। क्या पहले जितना ट्रैफिक जैम, नंबर ऑफ ट्रैफिक जैम उतने ही है, या टाइम? ये जो उसने बताया ना ऊपर, देखे 2 चीजें उसने बताई थी, एक ट्रांसपोर्ट टाइम बताया था, दूसरा ट्रैफिक जैम बताया था। तो कैसे मेजर कर सकते हैं? नंबर ऑफ ट्रैफिक जैम्स या टाइम स्पेंड। कि पहले रिसर्च करें, पहले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता था ऑफिस से घर ट्रैवल करने के लिए, और अब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस इंप्लीमेंट करने के बाद कितना टाइम लगता है। क्या ये क्वांटिफिकेशन नहीं होगी? इससे पता चल जाएगा कि हमारे हमने जो स्ट्रेटजी दी है, ठीक है, स्ट्रेटजी दी है हमने, वो वाकई में एक्चुअली काम किया कि नहीं उसने। और जो दूसरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था वो क्या था? इन्वेस्टमेंट करनी है आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। उसको कैसे हम क्वांटिफाई करेंगे? हाँ, एक तो ये कि नंबर ऑफ पब्लिक व्हीकल्स कितनी इंक्रीज हुई हैं, नंबर ऑफ, या इसी को दूसरे एंगल में अगर देखें, प्राइवेट व्हीकल्स कितनी डिक्रीज हुई हैं। शाबाश। और हाँ, लोग कितना यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने इंक्रीज हुए हैं। शाबाश। ये क्लियर? अच्छा, इसके अलावा और भी स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी हो सकते हैं। और जब क्रिटिकल देखें, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अगर और हो सकता है ना, तो इसका मतलब है आपकी सजेशन भी कुछ और होगी और आपका केपीआई भी कुछ और होगा। देखिए इसमें बता क्या रहा है, ये है मसला, ये क्या है मसला, पहला पार्ट क्या है, उस मसले का बेहतरीन हल क्या है, ये क्या है, इस हल को इंप्लीमेंट कैसे करना है, और ये क्या है कि इस हल ने वाकई मसला हल कर दिया कि नहीं, ये जो इंप्लीमेंटेशन की है वाकई इसके बाद मसला हल हुआ कि नहीं, वो मेजरमेंट। ये समझ रहे सीक्वेंस? ये क्वेश्चन में उसने क्या बताया? मसला। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? हल। स्ट्रेटजी क्या है? उस हल को इंप्लीमेंट कैसे करना। और केपीआई क्या है? इंप्लीमेंटेशन के बाद मेजर कैसे करना है कि वाकई वो मसला हल हो चुका है या नहीं, किस हद तक हुआ है। ठीक है, तो सोचे जब आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर चेंज होगा ना अगर, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। सजेशन कैसे उसको इंप्लीमेंट करना ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, मेजर कैसे ऑटोमेटिक, जैसे उसने, मैं सोल्यूशन का पढ़ा था, उसने एक और बताई थी बात कि आप जैसे टोल टैक्स होते हैं ना हमारे किसी शहर में आने के लिए, टैक्स देना पड़ता है, कह रहे हैं आप इस तरह के यहाँ तो टी कार्स में बैन कर दें कि कोई आपकी सिटी में एंटर नहीं हो सकते व्हीकल्स, या अगर व्हीकल्स हो सकते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दें। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटजी है। उस लिहाज से केपीआई डिफरेंट हो जाएगा। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी ठीक है, प्रॉब्लम का हल तो है। तो आप डिफरेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी आपके जहन में आ सकते हैं, अगर आते हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि वो गलत हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर होता है कि वो टीचर को एक दफ़ा बता दें। टीचर बेहतर पोजीशन में होगा ये इवैल्यूएट करने के लिए कि डिफरेंट है लेकिन ठीक है या गलत है।
बाय डिफॉल्ट डिफरेंट होना गलत होना नहीं होता। एग्रीड? चले, ये था हमारी केस स्टडी जिसमें हमने क्या सीखा, इस एक केस के जरिए से उसने हमें क्या सिखाया है कि हमें किसी भी बिजनेस प्रॉब्लम का, कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उससे निकलने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, केपीआई क्या है। डन जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। अब इस तरह की अगर कोई और बिजनेस प्रॉब्लम या बिजनेस आपके सामने रखा जाए, उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बता देंगे और केपीआई भी बता देंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन? फिर आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर लें, लगभग आधे घंटे का है। लेकिन मैं बताया नई चीज़ जो है ना, जहाँ स्टूडेंट्स हो ना तो बेहतर है जी। हाँ, आपका कसूर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कुर्बानी क्लासमेट्स ऐसे होते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में कुर्बानी देनी होती है दूसरे के लिए। लेकिन फिर भी इसलिए हमने एक केस स्टडी की है और ये अच्छी केस स्टडी है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जी। हाँ, बिजनेस नहीं था लेकिन मैनेजमेंट थी। मैनेजमेंट तो आपको पता है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज में भी होती हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। हाँ, इसके सोल्यूशन नहीं, वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं मैंने, वो आपको प्रिंट जो दिया है फिजिकल क्लास में, वो पूरा चैप्टर दिया है, इसके सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए गए हैं। और मैंने आपसे कहा था प्रिंट ना निकालिएगा, वो पब्लिशर ने कहा कि 2 दिन उसने कहा था, टोटल 3 दिन कहा था, 1 दिन निकल चुका। आज शाम में शायद पब्लिश कर देगा, मैं पूछता हूँ उससे, वरना ईद के बाद तो हो ही जाएगी। तो आप डायरेक्ट बुक ही बाय कीजिएगा, आप नोट्स ना प्रिंट करवाइएगा। ठीक है जी? चलिए फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं यहाँ पे। आज का लेक्चर आप ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।